नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में। और मैं जितेंद्र नागर स्वागत करता हूं आप सभी का। साथ में आज शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसमें हमें आज वास्तविक कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। और वास्तविक कार्यपालिका होती है आपकी मंत्री परिषद और आपका जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो होता है आपका सीएम। तो देखिए आज हमें इसके ऊपर क्या करनी है, डिस्कस करनी है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो देखिए हमने पढ़ा था अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल की सहायता के लिए सीएम और उसकी मंत्री परिषद होगी, इतना पढ़ा था। अब करते हैं इसका निर्माण। होगी ये तो बोल दिया गया, लेकिन कैसी होगी, क्यों होगी, कहाँ होगी, अब इसका शुरुआत करते हैं। तो लेट्स प्ले, हम और आप मिलकर खेलते हैं मंत्री परिषद। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद उसके जस्ट बाद का 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और उसके कहने पर और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो यहाँ से शुरू होता है आपका मंत्री परिषद का गठन। तो मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहला जो कार्य होता है, हम पढ़ रहे हैं गठन। किस प्रकार होता है? किसका? मंत्री परिषद का। तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है किसकी नियुक्ति? सीएम की नियुक्ति। फर्स्ट कार्य हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं। पहला कार्य करने के बाद में दूसरा कार्य अपना क्या हो गया? सेकंड, मंत्री परिषद। तो देखिए सीएम का प्रमुख अधिकार मंत्री परिषद की क्या करना? मंत्री परिषद का निर्माण करना है। और वो कितने भी मंत्री इसमें रख सकता है, ऐसा था। ठीक है, वो अपने मन से चाहे जितने मंत्री अपने लिए क्या कर सकता था? नियुक्त कर सकता था। लेकिन 51वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? वो संख्या। तो संख्या कैसी थी पहले? वो उसके ऊपर निर्भर करती थी, यानी इन्फिनिटी, कितनी रख सकता है वो। लेकिन अब क्या कर दिया कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री होंगे। यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मात्र कितने होंगे? 30 मंत्री। अधिकतम संख्या है ये, कम से कम तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर एक मुख्य चीज है कि जब प्रधानमंत्री सीएम अपने मंत्रियों का क्या करेगा? चयन करेगा, तो उस समय वो कुछ ध्यान देता है कि, तो ये कुछ सीएम के ध्यान
रखने की बातें। पहली, जब वो मंत्रिपरिषद का क्या कर रहा हो, निर्माण कर रहा हो, तो उसमें प्रत्येक समुदाय का क्या हो, अंश हो। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति SC ST OBC अपर कास्ट न्यूट्रल कास्ट, उसके बाद में धर्म आधारित जितनी भी स्थिति होती हैं उन सभी में उसको कोशिश करनी चाहिए हर प्रत्येक प्रकार का एक व्यक्ति उसकी मंत्रिपरिषद में मौजूद हो। यानी कि उनकी बात रखने वाला, प्रत्येक सदन में उनकी बात रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, अधिकांश मंत्री स्वयं के दल के हों, ताकि एक रूपता आ सके। अब इसे समझिए आप, देखिए अगर अलग अलग दलों के मंत्री परिषद में शामिल हो गए तो सीएम की बात कौन मानेगा, विरोध होगा। इसलिए सीएम मुख्य रूप से अपनी मंत्रिपरिषद में अपने ही दल के लोगों को शामिल करता है। तो ये हुआ इसका दूसरा स्टेप। अब इसके बाद में स्टेप आता है मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा। तो देखिए विभागों का बंटवारा, तो ये जो विभागों का बंटवारा होता है ये भी कौन करता है, मुख्य रूप से सीएम, लेकिन इसकी अनुशंसा कौन करता है, पेश कौन करता है इसको, राज्यपाल। तो ये राज्य सीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग देना चाहता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है मंत्रियों की योग्यता। तो आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य होगा, मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, या तो वो मंत्री बनते समय इसका क्या हो, सदस्य हो, या मंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे सदस्यता हासिल करनी ही होगी, अन्यथा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विभागों का बंटवारा तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन योग्यता में यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता कि वो किसकी उम्र कितनी होगी। तो देखिए नॉर्मल वे में हम यहाँ पर से इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि वहाँ पर उसको विधानमंडल का निकाला गया है, विधानमंडल, और विधानमंडल में 2 ही चीज़ें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि या तो वो 25 साल का होगा और या 30 साल का, तो कम से कम 25 से 30 के बीच में तो उसका होना ही चाहिए, उसके अधिक तो वो हो सकता है। और यदि वो विधानमंडल का सदस्य ना है तो भी वो किसका सदस्य बन सकता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीने के दौरान उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य अगर रहना है तो उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपका ये मैटर भी समाप्त होता है, योग्यता वाला। इसके बाद में अगला डिस्कशन देखते हैं। अगला स्टेप है आपका मंत्रियों द्वारा शपथ। देखिए शपथ, तो देखिए शपथ में शपथ 2 प्रकार की होती है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। 2 प्रकार की शपथ आपको दिलाई जाती है, गोपनीयता की और पद की शपथ। गोपनीयता का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद के अंदर रहकर लिए हैं उनमें से कोई भी निर्णय आपको लीक नहीं करना है।
कई बार देखा होगा ना आपने, मंत्रिपरिषद से जैसे ही मंत्री बाहर निकलते हैं और प्रेस वाले उनके पीछे लग जाते हैं कि बताइए क्या निर्णय हुआ, बताइए क्या निर्णय हुआ। तो ऐसा वो उसको पब्लिश केवल उसको कौन कर सकता है, केवल अध्यक्ष ही उसके बारे में डिस्कशन बाहर दे सकता है। कोई भी मंत्री उसका क्या नहीं करेगा, बखान इस प्रकार से नहीं करेगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है पूरी तरह से। और पद की शपथ उनको राज्यपाल पहले ही दिला देता है। तो ये इसकी एक स्थिति होती है। इसके बाद में आप आगे आइए, आगे देखते हैं मंत्रियों की श्रेणी। श्रेणी यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो मंत्री मंडल के सदस्य, उसके बाद में राज्य मंत्री, और उसके बाद में उपमंत्री। देखिए ये फर्स्ट होते हैं, ये सेकंड होते हैं और ये थर्ड होते हैं। ये पहली प्राथमिकता के, द्वितीय और ये तृतीय। इनके सभी के पास में निश्चित विभाग होता है और ये वास्तव में मंत्रिमंडल के सारे निर्णय ये लेते हैं, निर्णय लेना। इसके बाद में जब राज्य मंत्री की बात करते हैं तो ये राज्य मंत्री, मान लीजिए आपके पास में विभाग है 50 और आपने 30 से ज़्यादा तो मंत्री ही नहीं हो सकते अपने यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके यहाँ पर विभाग हैं कितने, 12, और 12 में से आपने कैबिनेट के, इसको कैबिनेट भी बोला जाता है, कैबिनेट के जो आपके सदस्य हैं वो मात्र कितने हैं, 10। तो आपके पास 2 विभाग क्या है, फालतू। उनमें से 2 विभाग आप किनको दे देंगे, राज्य मंत्री को। तो वो उसके स्वतंत्र प्रभार के कहलाते हैं। और बाकी जो बचे हुए राज्य मंत्री होते हैं वो आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों का क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं। ठीक है। इन मंत्रियों की एक विशेष योग्यता ये है कि जब इन्हें आमंत्रित किया जाता है तो ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भी क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उपमंत्री भाग नहीं ले सकते, ध्यान रख लेना। और उपमंत्री निम्न कैटेगरी के होते हैं, ये केवल लाल बत्ती धारी हैं, यानी कि इनका कोई काम नहीं होता, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए होते हैं, केवल हाथ बटाते हैं ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के मंत्री हो गए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो देखिए कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एक्चुअल में, वास्तव में विधानसभा में विश्वास रहने तक होता है। पर मुख्य रूप से विधानसभा कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए। इसीलिए इनका कार्यकाल भी कितना माना जाता है, 5 वर्ष, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात मुख्य है। ठीक है। इसके बाद में इनकी स्थिति आती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखिए ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व भाई इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुख्य रूप से इसके बारे में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, कंपटीशन लेवल तक ये चीज़ें आती हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए मंत्री कितने हैं, मान लीजिए राजस्थान में 30 मंत्री हैं। ठीक है, ठीक है। और उन मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्य हैं, तो वो कार्यों के प्रति जो उत्तरदायी होंगे, किसके प्रति होंगे, विधानसभा के। यानी कि विधानसभा में विपक्ष भी बैठता है, तो विपक्ष उनसे क्वेश्चन करेगा कि तुमने कोई कार्य किया है तो क्यों किया है, उसमें कमी हो गई तो वो तुमसे प्रश्न पूछेगा।
तो उस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कहां पर, विधानसभा में आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। अब समझिए, यदि इन 30 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री ने काम किया और वो कार्य क्या हो गया, गलत या असंवैधानिक हो गया, तो विपक्ष आपको घेरेगा। विपक्ष जब घेरेगा तो विपक्ष उस व्यक्ति से क्वेश्चन नहीं करेगा, विपक्ष मंत्री परिषद का जो कौन होगा, अध्यक्ष यानी कि आपके सीएम से क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। सीएम से जब वो क्वेश्चन करेगा तो सीएम यदि उस उत्तर को देने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य तो वो है, लेकिन उसका उत्तर वो सही प्रकार से यदि नहीं दे पाता है, ध्यान रखिएगा, यदि वह ऐसा उत्तर सही प्रकार से नहीं दे पाता है तो चल रही कार्रवाई के दौरान अगर वोटिंग हुई, क्या हुई, वोटिंग, और उस वोटिंग में उस मंत्री के खिलाफ वोटिंग हो जाती है, खिलाफ, अब मंत्री के खिलाफ हुई है वोटिंग तो, लेकिन वो मंत्री किससे जुड़ा हुआ था, 30 मंत्रियों से, यानी कहीं ना कहीं मंत्री परिषद से। तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी मंत्री परिषद को ही क्या देना होगा, पद छोड़ना होगा। तो ये देखिए, एक मरा तो उसके सारे मर गए, यानी कि क्या हुआ, सामूहिक उत्तरदायित्व का अधिकार। ये समझिए यहाँ पर, यानी कि एक मंत्री अपने कार्य के लिए जिम्मेदार अकेला नहीं है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद उसके कार्य के लिए क्या है, जिम्मेदार। अब यहाँ पर सरकार, देखिए मंत्री परिषद का गिर जाना का मतलब क्या है, सरकार गिर जाना। अभी सरकार को बचाई कैसे जाए, तो आप समझिए, हमने सीएम को एक अधिकार दिया था कि किसी भी मंत्री को वो कभी भी नियुक्त कर सकता है और कभी भी क्या कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है। तो यदि सीएम को ऐसा आभास हो जाए कि किसी मंत्री से क्या हो गई है, गलती हो गई है, और उस मंत्री से विपक्ष सवाल करेगा और यदि ऐसी स्थिति आ गई तो हमें पद छोड़ना पड़ेगा, हमारी सरकार गिर जाएगी, तो वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, सीएम क्या करता है कि उस व्यक्ति का नाम राज्यपाल को भेजेगा कि मैं इसे अपनी मंत्रिपरिषद में से क्या करता हूं, निकालता हूं, और उसकी जगह नया मंत्री आ जाएगा। नया मंत्री आया तो वो मंत्रिपरिषद क्या हो गई, साफ हो गई। अब समझिए, अगर वो मंत्रिपरिषद का सदस्य रहता है कार्रवाई होने तक तो वो रहेगा सामूहिक उत्तरदायित्व, और यदि कार्रवाई शुरू होने से पहले यदि उसने मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया, त्याग दिया, तो वो केवल राज्यपाल के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। यानी कि अब सरकार गिरने से बच जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। वेतन व भत्ते, तो देखिए इनका वेतन और भत्ते वही हैं, और करीब लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है, और वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करती है, राज्य की संचित निधि के ऊपर। और ये विधानमंडल द्वारा इनके वेतन विधान मंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ध्यान रख लेना ये पूरी की पूरी बात। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं कर सकती, इनके वेतन भत्ते खुद ही बढ़ाते हैं और खुद ही कम कर सकते हैं। ये स्थिति आई, ठीक है। तो यहाँ आपका मंत्री परिषद का गठन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका एक स्थिति आती है कि मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली कैसे होती है। कार्य प्रणाली, ये कार्य कैसे करती है, कार्य प्रणाली। तो देखिए कार्य प्रणाली में आप देखिए कि यदि मंत्री परिषद की मीटिंग लेनी है तो उसकी अध्यक्षता करेगा सीएम, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा उसका, सीएम होगा। और सीएम की अनुपस्थिति में कौन होगा, जो उन मंत्रियों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वही उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गई आपकी मंत्रिपरिषद की स्थिति, लेकिन अब मंत्रिपरिषद की स्थिति
नॉर्मल है भाई। इसमें जो ये सारा काम जो व्यक्ति करता है या जो मंडल करता है उसको बोलते हैं हम मंत्री मंडल, यानी कि कैबिनेट। और कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? सीएम, या सीएम की अनुपस्थिति में उसका वरिष्ठतम सदस्य। यानी कि मुख्य रूप से कार्यपालिका की सभी वास्तविक शक्ति जिसके पास होती है वो कौन होता है? मंत्री मंडल होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। अब देखिए बैठक, तो देखिए बैठक हफ्ते में यानी कि सप्ताह में एक बार जरूर होगी, पर सीएम चाहे तो रोज ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यानी कि जब सीएम बुलाएगा तब वो बैठक पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी कोरम की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक भी व्यक्ति आ गया तो बैठक क्या हो जाएगी? स्टार्ट। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अब देखिए वही, ये सारे के सारी मंत्रिमंडल अपना प्रत्येक निर्णय के लिए क्या होती है? क्या होती है प्रत्येक निर्णय के लिए? सामूहिक होती है। वही आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये गोपनीय रखती हैं अपने अपने निर्णय, क्या रखती है? गोपनीय रखती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ समय ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए जैसे 30 मंत्री हैं और उनमें से 1 या 2 मंत्री क्या कर रहे हैं? किसी निर्णय के लिए सहमत नहीं हो रहे, तो वो वहां पर कोई वोटिंग नहीं होगी। आपसी समझाइश से ही वो मामला क्या कर लिया जाएगा? दूर कर लिया जाएगा और उनको अपने अधिकार में ले लिया जाता है। निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। ये आपकी गोपनीयता में आ गया कि वहाँ पर जितना भी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी का सामूहिक रूप से निर्णय माना जाता है। इसके बाद में मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मंत्रिपरिषद पूरी तरह से तैयार हो चुका है। समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ। ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करते रहिएगा। धन्यवाद।